दोस्तों रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है जिसमें कि भारत फ्रेंच फ्राइज के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन चुका है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कंपनीज का फार्म गेट से फार्म प्रोड्यूस को, इस केस में पोटैटो को प्रोक्योर करना सक्सेसफुल हो रहा है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसका आगे चलकर गवर्नमेंट यूज कर सकती है आज जो फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको शांत करने में। राइट, इस मुद्दे को समझते हैं। दोस्तों मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है कंपनीज को जिन्होंने फार्म गेट से मतलब खेतों से, किसानों के खेतों से ही उनकी फसल को उठा लिया। तो ये किस मॉडल पर बेस्ड है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल पर बेस्ड है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरह से काम करती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक कंपनी एक किसान से ये कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई हम आपसे पूरी की पूरी फसल खरीद लेंगे आपकी, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग, हमें जिस तरीके की क्वालिटी चाहिए, अगर आपकी फसल हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है तो पूरी की पूरी फसल हम खरीद लेंगे। आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है अपनी फसल बेचने के लिए। राइट, तो इसके ऊपर, इसकी वजह से सरकार के ऊपर जो आने वाला बर्डन है प्रोक्योरमेंट का, वो भी खत्म होता है। तो काफी अच्छी चीज है, ये जानते हैं इसके बारे में। फ्रॉम इंपोर्टिंग फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज टू नाउ एक्सपोर्टिंग, हाउ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अ विन विन फॉर बोथ एग्री इंडस्ट्री, फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट एज वेल। राइट, इससे हमारे देश में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगा। इससे हमारे देश में सेकेंडरी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, मतलब हमारे देश में माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस जो हैं वो स्वेल होंगी, बड़ी होंगी। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेंच फ्राइज व्हिच ओज मच टू कंपनीज प्रोक्योरिंग पोटैटो डायरेक्टली फ्रॉम ग्रोअर्स एंड डीपनिंग फार्मर एंगेजमेंट। हमारे देश में एक ऑपरेशन टॉप चलाया गया था, ऑपरेशन ग्रीन्स। उसके अंदर टॉप स्कीम है टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो का प्रोडक्शन इसकी वजह से बढ़ा, बट प्रोडक्शन बढ़ने से डैमेज भी बढ़ती है। बट डैमेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अब किसान सीधा कंपनीज को अपनी फसल बेचते हैं और उससे किसान भी पैसा कमाते हैं और कंपनीज को रॉ मटेरियल मिल जाता है। जैसे कि आपने भी इन कंपनीज के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स खाए होंगे। जैसे मैकेन की अगर हम बात करें तो भारत में 1996 में मैकेन आया था और आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है फूड प्रोसेसिंग का। अगर हम देखें भारत में बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है मैकेन का। राइट, तो 1996 से लेकर आज अगर देखा जाए तो लगभग 30 साल हो चुके हैं और मैकेन लगातार आगे बढ़ रहा है। राइट, तो इसका मतलब है कि इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जिसको हम अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन इंपोर्टर टू एन एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज with exports reaching 1,35,877 tons valued at 1,478 crores in the year of 2023-24। 1478 मतलब लगभग 1500 करोड़ का फ्रेंच फ्राइज हमने बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। मेजर मार्केट्स इंक्लूड साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, जापान एंड ताइवान। तो हमारे पास जो हमारी कोस्ट लाइन है उसका फायदा भी हमें मिल रहा है। राइट, इसके अलावा इनिशियल इंपोर्ट फेज की अगर हम बात करें 1990 से 2010 की, तो ये ऐसा वक्त है जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स हो रहे थे। भारत में धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर जो था वो आ रहा था और 1990s के लास्ट में अगर हम देखें टुवर्ड्स 1999 1998, तो वहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ने लगता है। इन 1992 लैम्ब वेस्टर्न began importing frozen French fries to supply to the star hotels in India, right? उसके अलावा मैकेन फूड्स एंटर्ड इन 1996 बिकमिंग द सोल सप्लायर फॉर मैकडोनल्ड्स इन इंडिया। ठीक, 2000 में आप देखिए कब, लगभग 2000 के आसपास ही आया था, 1996 में आया। मैकडोनल्ड्स की जो सप्लाई चेन है उसमें ये फ्रेंच फ्राइज सप्लाई करते थे। बाय मिड 2000 मिलेनिया इंपोर्ट्स ग्रू पीकिंग एट 7,863 टन्स इन 2010-11 ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फास्ट फूड। फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, रुकने का वक्त नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? जल्दी से 2 मिनट में कोई चीज तैयार हो जाए। नाउ अगर हम इस रिसेंट डिकेड की बात करें 2010 से 2020 तक की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके भी एफर्ट्स की वजह से लगातार इंडिया क्या बन चुका है? अब एक एक्सपोर्टर बन चुका है। 2023-24 में इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग एन इंपोर्टर टू एन एक्सपोर्टर ऑफ फ्रेंच फ्राइज। इंडिया एक्सपोर्टेड 1,35,877 tons of French fries worth around 1,500 crores, showcasing significant turnaround from importer to exporter. During 2024, India exported 1 लाख टन के आसपास 1,056 करोड़ की फ्रेंच फ्राइज हमने बाहर बेच दी हैं। ठीक है, इससे पहले आलू का क्या होता था? इससे पहले आलू डैमेज होता था, बर्बाद हो जाता था, वेस्ट हो जाता था। अब हम उसको वेस्ट को किस तरीके रीराउटिंग कर रहे हैं उसकी, और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
इंडिया शिफ्ट फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें तो किस वजह से हो पाया ये? डोमेस्टिक इनोवेशन एंड एडेप्टेशन। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने दे कैपिटलाइज्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी बाय डेवलपिंग डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, पूरा का पूरा जो एफर्ट है वो किसका है? प्राइवेट इंडस्ट्रीज का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हम देखते हैं कि इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस पॉलिसी रिलेटेड कंट्रीब्यूशन। उन्होंने पुश किया पॉलिसीज को और उन पॉलिसीज का फायदा उठाया हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज ने। दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग पोटैटो वेराइटीज सूटेड फॉर मेकिंग फ्रेंच फ्राइज, कंट्रीब्यूटिंग टू दिस शिफ्ट फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। इसके अलावा प्राइमरी एक्सपोर्ट मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया प्राइमरी एफएफ एक्सपोर्ट्स मेनली गो टू साउथ ईस्ट एशिया। उसमें फिलीपींस आता है, थाईलैंड आता है, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, वियतनाम आता है और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान एंड इवन जापान एंड ताइवान। जापान और ताइवान को भी हमारे देश से ही फ्रेंच फ्राइज जा रहा है। इंडिया इज नाउ एन ऑल्टरनेटिव सप्लायर टू मार्केट्स दैट प्रीवियसली सोर्स्ड एफएफ ओनली फ्रॉम यूरोप एंड द यूएस। यूरोप और यूएस से जो मार्केट्स अपने फ्रेंच फ्राइज लेते थे वो अब इंडिया से फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं। किस वजह से हो पाया ये हो पाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने आपको बताया कि एक कंपनी होगी वो डायरेक्टली क्या करेगी, एक एग्रीकल्चरल फील्ड से, एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि भाई आप हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर ये आलू उगाओ और हम पूरा का पूरा आलू आपसे खरीद लेंगे। राइट, इट इज अ सिस्टम इन विच फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट विद अ बायर। कंपनी विल बी द बायर दैट स्पेसिफाइज द प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक, उसके अलावा द बायर गारंटीज द मार्केट फॉर द फार्मर्स प्रोड्यूस। ठीक है, फार्मर का मार्केट कौन देगा? फार्मर को मार्केट देगा बायर, मतलब कंपनी। एंड द फार्मर कमिट्स टू मीटिंग द बायर्स स्पेसिफिकेशन। बायर को जितना बड़ा आलू चाहिए होगा, जिस क्वालिटी का आलू चाहिए होगा, वो कौन प्रोवाइड कराएगा? वो किसान प्रोवाइड कराएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट प्रमोट्स स्टडी सोर्स ऑफ अर्निंग्स एट द इंडिविजुअल फार्मर लेवल। हमारा जो डबलिंग फार्मर्स स्कीम है, डबलिंग फार्मर्स इनकम स्कीम, ठीक है, कि भाई हमें किसानों की जो इनकम है उसको क्या करना है? डबल करना है। राइट, उसके अलावा टू एक्सपेंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल बिजनेस। एग्रीकल्चरल बिजनेस में हमारे यहाँ ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बाकी सारे सेक्टर से इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है इंडिया में, एग्रीकल्चर में खासकर। और उसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा खर्च प्रोक्योरमेंट में, सब्सिडीज देने में, इनमें चला जाता है। तो हमें अगर एग्रीकल्चरल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, वो भले ही प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसके लिए जरूरी है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाएं। टू ब्रिंग डाउन द बर्डन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जो पीडीएस में बचता है राशन, वो कहां प्रोक्योर किया जाता है? हमारे यहाँ। ठीक, वेयर हाउसेज में रखा जाता है, काफी सारा डैमेज भी हो जाता है। ठीक, तो इसके ऊपर कई सारी कमिटीज है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो कई सारी कमिटीज है, जैसे दलवाई पैनल है, शांता कुमार कमेटी है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये अधिकतर डैमेज हो जाता था। अब इसको फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? डैमेज से बचा रहे हैं, इसकी शेल्फ लाइफ को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और सीधा इसको सीधा फार्म टू फॉर्क स्ट्रेटजीज है, हम सीधे कस्टमर की टेबल तक ले जा रहे हैं। राइट, टू मिनिमाइज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अगर बताइए, अगर आपके गांव में जहां पर आपको बहुत ज्यादा सोशल वैलिडेशन मिला हुआ है, अगर वहीं पर आपको एक ऐसी इंडस्ट्री मिल जाए जहां पर आप आराम से काम कर सकते हैं और इतना कमा सकते हैं कि आप अपनी फैमिली का सर्वाइवल पॉसिबल बना पाए, तो क्यों आप शहरों में आएंगे? राइट, और अगर आप शहरों में नहीं आएंगे तो शहरों का जो बर्डन है पॉपुलेशन का, वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो इससे शहरों की भी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी और गांवों की भी सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। गांवों में भी लोगों को सस्टेनेबल इनकम मिल जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है सेकेंडरी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के। राइट, इसमें क्या क्या की फीचर्स हैं? पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब प्लांटेशन से पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि आप कौन से सीड यूज करोगे, क्या क्वालिटी होगी, प्रोसेसिंग के लिए हम जिसको यूज करेंगे, और हम आपको कितना पेमेंट करेंगे। फार्मर्स साइन अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर प्लांटिंग, एग्रीइंग ऑन द प्राइस एंड टर्म्स फॉर द क्रॉप। Prices are usually fixed, reducing market uncertainty for farmers. Farmers की जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता का माहौल है देश में, उसको कम करते हैं। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ सप्लाई एंड डिमांड का अलाइनमेंट हो जाता है कि भाई हमें कितना आपसे फार्म प्रोड्यूस चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जरूरत से ज्यादा फार्म प्रोड्यूस हमें दे, जितना चाहिए बस उतना ही उगाओ। ठीक है, बस अच्छा होगा। देयर विल बी सपोर्ट एंड टेक्निकल असिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, कि किस तरीके से आपको ये करना है, अपनी सॉइल को कैसे उसके लिए डेवलप करना है, ये सारी की सारी चीजें कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। कंपनी इन चीजों को ऑलरेडी अपनी टेक्निकल टीम को आपके पास भेजेगी। ठीक है, कंपनीज ऑफन प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, सीड्स एंड गाइडेंस टू इंप्रूव यील्ड एंड क्वालिटी। दिस रिजल्ट्स इन बेटर क्रॉप मैनेजमेंट एंड हायर क्वालिटी प्रोड्यूस। ठीक है,
तो ये भी चीज एक देखने वाली है कि फार्मर्स को एक एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस या एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस भी यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ रिस्क मिटिगेशन है, क्योंकि फार्मर्स को अब रिस्क नहीं है, फार्मर्स के लिए मार्केट तैयार है, राइट। जो भी कंपनीज हैं वो खरीदने के लिए तैयार हैं, दे आर द बायर्स, दे विल प्रोक्योर ऑल द क्रॉप, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, पेमेंट्स भी आपको फार्म गेट पर मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे, इसलिए फार्मर्स के सामने किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। कंपनीज बेनिफिट बाय सिक्योरिंग अ रिलायबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। पेमेंट की अगर हम बात करें, इट इज मेड एट द फार्म गेट, आपके खेत पर ही आपको पेमेंट मिल जाएगा, फार्म गेट पर, ठीक है। इंश्योरिंग दैट फार्मर्स रिसीव इनकम प्रॉम्प्टली आफ्टर हार्वेस्ट, राइट। पेमेंट स्ट्रक्चर्स में वेरी बेस्ड ऑन द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंपनीज में हैव स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर द प्रोडक्ट मीट्स प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। मान लीजिए आपसे एक सर्टेन क्वालिटी का आलू उन्होंने बोला हुआ है कि एक सर्टेन क्वालिटी का आपको उनको पोटैटो चाहिए और आप वो पोटैटो नहीं प्रोवाइड करवा पाते हो, तो कंपनी से किसी भी काम का नहीं है, राइट। तो कंपनी हो सकता है आपको मना भी कर दे, ये एक कॉन भी है इसका, ठीक। तो ये जो मॉडल है ये सीड टू शेल्फ अप्रोच या फिर फार्म टू फॉर्क अप्रोच पर काम करता है। यहां पर हम सीड टू शेल्फ अप्रोच की बात करेंगे, जहां पर हम इस तरीके के सीड्स का यूज करते हैं जिनको हम शेल्फ में हम उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और तरह तरह से हम उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, जल्दी वो डैमेज ना हो, ठीक। वो हमें जिस तरीके का प्रोड्यूस हमें चाहिए उस तरीके का प्रोड्यूस दे पाए। इसके लिए हाइफन प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी डिजीज फ्री सीड्स लाइक सेंटाना, फ्राइजोना एंड फ्रायोम टू फार्मर्स। Seeds are sourced from tissue culture labs by companies like ITC Technico, Mahindra SZPC and KF Biotech. Seeds are multiplied on corporate farms and by contract seed growers in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. ये cost effective seed production में भी आता है। Hyphen plans to set up its own greenhouse in Punjab by 2026 using aeroponics and sterilized coco peat, reducing seed production cost by 50%. अगर yield और profitability की हम बात करें तो Patel achieved 13.5 tons per acre with a profit of around 96,300 to 1,01,300 per acre at the cost of 85,000 to 90,000। मतलब ये ह्यूज प्रॉफिट है पर एकड़, अगर देखा जाए तो लगभग 10 से 15,000 का प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज भी बताई जाती हैं इसमें। ग्रीन मैन्योर क्रॉप, गुआर और ढांचा का यूज किया जाएगा। आर यूज्ड टू बूस्ट सॉइल न्यूट्रिएंट्स बिफोर प्लांटिंग पोटैटोज, ठीक है। उसके अलावा रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट हमने देखा किस तरीके से कम हो चुकी है। अल्पेश पटेल नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसका ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सिंग फ्रॉम फार्मर्स, यहां पर डायरेक्ट फार्मर्स से ही जो भी चीजें उठाई जाएंगी, तो इसीलिए सीड टू सेल्फ अप्रोच, मतलब हर तरीके का सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सीड भी आपको दिया जाएगा कि भाई ये वाला सीड आपको यूज करना है, ये पर्टिकुलर वैरायटी आपको यूज करनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट लिटरेट इनफ, ठीक है, तो वो ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं, वो किसी पर जनरली ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो भी कॉमर्शियल फर्म्स हैं वो हमें क्या करेंगी, वो हमें लूटेंगी, राइट। तो यहाँ पर लिटरेसी और अंडरस्टैंडिंग की लैक हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर काफी ज्यादा अनिश्चित है। मतलब वो उनको लग रहा है कि भाई ये कुछ गलत हो सकता है अगर गवर्नमेंट हमें एमएसपी नहीं देगी, प्राइस एश्योरेंस नहीं देगी, तो हो सकता है हमें कुछ भी ना मिले, राइट। उसके अलावा इट विल लाइक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, एक जो फार्म लैंड है वो पर्टिकुलर एक ही क्रॉप को बार बार उगाने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनीज को तो लगातार सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो इट विल ऑल्सो प्रमोट मोनोकल्चर इन इंडिया, और मोनोकल्चर से सॉइल डिग्रेडेशन होता ही होता है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर तरीके के न्यूट्रिएंट्स लगातार वो जो क्रॉप है वो सॉइल से खींचती रहेगी, इसलिए सॉइल डिग्रेडेशन होता ही होता है। साथ ही साथ प्री डिटरमाइंड प्राइसेस जो हैं उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि कई बार मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, कई बार कुछ जो फार्म प्रोड्यूस हैं उनकी कमी हो जाती है मार्केट में, तो ऐसे में जो फार्मर्स को बढ़े हुए प्राइसेस मार्केट में मिल सकते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज फार्मर्स आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद दीज कंपनीज। तो फिक्स्ड प्राइसेस इन कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट अकाउंट फॉर फूड इन्फ्लेशन, प्रिवेंटिंग फार्मर्स फ्रॉम बेनिफिटिंग इफ मार्केट प्राइसेस राइज, राइट। उसके अलावा पावर इंबैलेंस और बार्गेनिंग वीकनेस भी क्रिएट होगी, क्योंकि फार्मर्स हैव लिटिल बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट लार्ज कॉर्पोरेशंस, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सिक्योर अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। साथ ही साथ हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप अभी बहुत रिसेंटली डेवलप हुई है। फार्मर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू कम्युनिकेट विद दीज कॉर्पोरेशंस, तो इस वजह से भी हमें देखने को मिलता है कि कई बार फार्मर्स का काफी लॉस होता है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़े फार्मर्स के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, ना कि स्मॉल फार्मर्स के लिए। स्मॉल फार्मर्स का जो क्रॉप यील्ड होगा वो काफी कम होगा रिस्पेक्टिवली,
तो जनरली कॉर्पोरेशंस ऐसे स्मॉल फार्मर्स को अवॉइड करेंगी, उनसे वो क्रॉप प्रोड्यूस नहीं लेंगी। वो बड़े फार्मर्स जो हैं जिनका यील्ड अच्छा है उनसे ही क्रॉप प्रोड्यूस लिया करेंगी। तो इस वजह से स्मॉल फार्मर्स का काफी इसमें लॉस हो सकता है, इसीलिए एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल फार्मर्स, इट विल लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ स्मॉल फार्मर्स। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 पास किया। इट्स अ मॉडल एक्ट जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट करती है कि इसको आप फॉलो करोगे, राइट? दैट्स व्हाई द मॉडल वर्ड इज देयर। तो यहां पर पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ दैट इज फार्मर प्रोटेक्शन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इट इज फोकस्ड ऑन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में आएगा तो हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रोक्योरमेंट का बर्डन कम होगा, और जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रोक्योरमेंट का बर्डन कम होगा तो उससे गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा हो पाएगा। साथ ही साथ डायरेक्ट मार्केट लिंकेज देता है ये लेजिस्लेशन। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे देश में ई नाम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जो एक फार्मर को पूरे देश के प्रोक्योरर्स से जोड़ता है, पूरे देश की कंपनी से जोड़ता है। तो अब एक फार्मर किसी भी मार्केट में जाकर के वो फार्म प्रोड्यूस बेच सकता है, या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या इंडिविजुअल को फार्म प्रोड्यूस बेच सकता है। ही इज नॉट लिमिटेड टू एपीएमसीज, नियरेस्ट एपीएमसीज। ठीक है, इसके अलावा देयर विल बी इंप्रूव्ड प्राइस डिटर्मिनेशन आल्सो प्रोवाइड्स, दिस प्रोवाइड्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अ बेटर से इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोड्यूस। लैंड ओनरशिप प्रोटेक्शन, कई सारे फार्मर्स को ये मुसीबत थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी तो अंबानी और अदानी क्या करेंगे, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्लियर ये इंडिकेशन दिया है कि भाई आपकी जमीनों पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना अलाउ नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, राइट? तो 3 जो एग्रीकल्चरल लॉज आए थे उनमें से एक इसी चीज के ऊपर था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर, और उसमें यही साफ साफ लिखा हुआ था कि किसी भी तरीके का परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर कोई भी कंपनी नहीं बना सकती, मतलब एक रूम तक नहीं बना सकते हो परमानेंट। तो इनपरमानेंट स्ट्रक्चर ही केवल एग्रीकल्चरल फील्ड या उसके आसपास बनाए जा सकते हैं। एग्रीकल्चरल फार्मर्स की जमीन किसी भी तरीके से खतरे में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि आप इस तरीके के टॉपिक्स पर आंसर राइटिंग करो। इसीलिए आपके लिए आंसर यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप किया है मैंने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज द पोटेंशियल टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम्स, बट ऑल्सो इट रेजेस कंसर्न रिगार्डिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, इसके अलावा डिस्कस हमें करना है, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफी फ्रूटफुल है, इससे सॉइल थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन होगा बट ओवरऑल क्वालिटी बढ़ेगी, हमारे देश की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड चैलेंजेस और इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। आई होप यू वुड राइट द आंसर एंड यू वुड अपलोड दिस आंसर शीट ऑन आवर पोर्टल। हमारे जो भी मेंटोर्स हैं वो आपकी आंसर शीट को इवैल्यूएट करेंगे और आपकी आंसर शीट आपको वापस मिलेगी, जिससे आप ये जान पाए कि आप कितना ज्यादा, आपका ग्रोथ कैसा है, आप इस प्रिपरेशन में कहां पर खड़े हो, राइट? आई होप यू फाउंड दिस वीडियो informative. For more such informative videos, do subscribe to the channel. Stay tuned. Thank you so much.